तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रेन्यू स्टडी 9 के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास तथा आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाए हैं, जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास तथा आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की है। ये सभी अक्सर टीजीटी तथा पीजीटी नेट जेआरएफ के परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो हम लोग इन सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया? तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास गारसा द तासी ने किया। ये सभी प्रश्न बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। और ये सभी प्रश्न जो है हिंदी साहित्य से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, तो ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और नेट तथा जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी के दृष्टिकोण से तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं। तो चलिए हम सभी क्वेश्चन को फटाफट से देख लेते हैं। नंबर 2 है, साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, यह कथन किसका है? तो साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। नंबर 3 देख लेते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हिंदी साहित्य के इतिहास से संबद्ध है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबद्ध रचना है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और शिव सिंह सरोज। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 सही हो जाएगा। उपर्युक्त दोनों ही सही है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना हिंदी साहित्य के इतिहास से संबद्ध है? तो ये दोनों रचना हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और शिव सिंह सरोज। तो उपयुक्त दोनों, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं, इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान है, यह कथन किस विद्वान का है? तो इतिहास के केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान है, यह कथन हीगल का है। नंबर 5 है, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पादरी FEKE हैं। और छठवां देख लेते हैं। छठा है, हिंदी इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का है? तो हिंदी इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण आदर्श मूलक है। समालोचना निबंध पत्रकारिता के संपादक कौन है? तो समालोचना निबंध पत्रकारिता के संपादक लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी हैं। समालोचना निबंध पत्रकारिता के संपादक लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी हैं। अगला है नंबर 8, हिंदी साहित्य के इतिहास को कालक्रम के अनुसार विभाजित करने वाले लेखक कौन हैं? तो हिंदी साहित्य के इतिहास को कालक्रम के अनुसार विभाजित करने वाले लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कालक्रम के अनुसार विभाजित किया था। 9वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, ये सभी जितने भी प्रश्न हैं ये टीजीटी तथा पीजीटी के एग्ज़ाम और नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में आए हुए हैं पिछले प्रश्न पत्रों में, तो इसी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। 9वां प्रश्न हम देख लेते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास है। ये सभी क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। अगर हिंदी साहित्य के इतिहास तथा हिंदी साहित्य से प्रश्न बनते हैं तो ये सभी प्रश्न बार बार कोई भी हिंदी से जुड़े हुए, अगर किसी भी परीक्षा में हिंदी से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये प्रश्न बार बार आते रहते हैं। तो यदि ये प्रश्न हम सभी
अच्छे से याद कर लेंगे तो यह कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में अगर हिंदी साहित्य के क्वेश्चन आते हैं तो उसको हम इजीली तरीके से कर लेंगे। तो 9वां हम देख रहे थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास है। 10वां देख ले रहे हैं हम, इनमें से अशुद्ध जोड़ा छाटिए। तो इनमें से अशुद्ध जोड़ा है हिंदी साहित्य का अतीत, नलिन विलोचन शर्मा। तो यह हिंदी साहित्य का अतीत नलिन विलोचन शर्मा जी के द्वारा नहीं किया गया है। बाकी सभी हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने लिखा है और हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास जी का है। हिंदी काव्यधारा राहुल सांकृत्यायन जी का है। 11 नंबर हम लोग देख लेते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया है। 12 देख लेते हैं, हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचनाकाल क्या है? तो हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचनाकाल 1839 ईस्वी है। प्रश्न संख्या 13 देख लेते हैं हम, वीर गाथा काल को किस विद्वान ने आदिकाल का नाम दिया है? तो वीर गाथा काल को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल का नाम दिया है। तो वीर गाथा काल को आदिकाल किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या कहा है? तो राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। तो राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। प्रश्न ऐसे भी बनता है कि सिद्ध सामंत काल आदिकाल को किसने कहा? तो दोनों तरह से प्रश्न बन सकता है। तो इसको अगर आप हम लोग बार बार वीडियो के माध्यम से अगर याद रखेंगे तो हमें दोनों प्रकार से प्रश्न अगर बनता है तो हम जानते रहेंगे, तो इसे इजीली तरीके से कर लेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रही हूँ मैं, ये सभी प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीटेड हैं। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 15 है, हिंदी वीर काव्य के रचयिता का नाम बताइए। हिंदी वीर काव्य के रचयिता टीकम सिंह हैं। कौन है? हिंदी वीर काव्य के रचयिता टीकम सिंह जी हैं। 16 नंबर देख लेते हैं हम, पॉइंट नंबर 16, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय निर्धारित किया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय 1050 से 1375 वीसी माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय 1050 से 1375 वीसी माना है। प्रश्न संख्या 17 हम देख लेते हैं, किस लेखक ने आदिकाल को संधिकाल और चारणकाल नाम से अभिहित किया है? तो आदिकाल को संधिकाल और चारणकाल काल के नाम से किसने कहा है? राम कुमार वर्मा जी ने कहा है। आदिकाल को संधिकाल और चारणकाल का नाम दिया है राम कुमार वर्मा जी ने। प्रश्न संख्या 18 हम देख लेते हैं, उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। तो वह ग्रंथ कौन सा है? मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों का विवरण का संकलन है। प्रश्न संख्या 19 हम देख लेते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास को अपभ्रंश काल नाम किसने दिया? तो हिंदी साहित्य के इतिहास को अपभ्रंश काल का नाम डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा तथा चंद्रधर शर्मा गुलेरी दोनों ने दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। प्रश्न संख्या 20 हम देख लेते हैं, नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के वृहत इतिहास के कुल कितने खंड हैं? तो नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के वृहत इतिहास के कुल 18 खंड हैं। कितने खंड हैं? 18 खंड हैं। प्रश्न संख्या 21 है, हिंदी साहित्य के वीरगाथा काल के लिए आदिकाल नामकरण अधिक तर्कयुक्त है, क्योंकि आदिकाल में वे सभी काव्य विशेषताएं हैं जिनका विकास भक्ति काल एवं रीतिकाल में हुआ है। तो हिंदी साहित्य के वीरगाथा काल के लिए आदिकाल नामकरण अधिक उपयुक्त तर्कयुक्त है, क्योंकि आदिकाल में वे सभी काव्य विशेषताएं हैं जिसका विकास भक्ति काल एवं रीतिकाल में हुआ है। प्रश्न संख्या 22 हम देख लेते हैं, नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के वृहत इतिहास के 6वें खंड रीतिकाल के संपादक कौन हैं?
तो नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के वृहत इतिहास के 6वें खंड रीतिकाल के संपादक डॉक्टर नगेंद्र जी हैं। प्रश्न संख्या 23 देख लेते हैं हम। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्णकाल कहा गया है और किसने कहा है? तो हिंदी साहित्य के भक्तिकाल युग को स्वर्णकाल कहा गया है और ये किसने कहा है? ग्रियर्सन ने कहा है। हिंदी साहित्य के स्वर्णकाल को हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्णकाल कहा गया है तथा किसने कहा है? तो स्वर्णकाल किसने कहा है? स्वर्णकाल कहा है ग्रियर्सन ने। भक्तिकाल को स्वर्णकाल ग्रियर्सन ने कहा है। अगला क्वेश्चन है 24। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल में किस साहित्य को सम्मिलित नहीं किया? तो रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल में रासो साहित्य तथा नास साहित्य दोनों को सम्मिलित नहीं किया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल में रासो साहित्य और नाथ साहित्य दोनों को सम्मिलित नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 25 हम देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। कौन है? डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा जी। प्रश्न संख्या 26 है। आदिकाल के साहित्य की प्रमुख भाषा थी? तो आदिकाल के साहित्य की प्रमुख भाषा डिंगल तथा पिंगल थी। कौन थी? आदिकाल के साहित्य की प्रमुख भाषा डिंगल तथा पिंगल थी। प्रश्न संख्या 27 है। पृथ्वीराज रासो का नायक पृथ्वीराज चौहान है, नायिका कौन है? तो पृथ्वीराज रासो का नायक पृथ्वीराज चौहान है और नायिका है संयोगिता। संयोगिता क्या है? पृथ्वीराज रासो की नायिका है। प्रश्न संख्या 28 है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो रीतिकाल की भूमिका द्विवेदी जी की पुस्तक नहीं है और बाकी हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का भूमिका, ये सभी क्या हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुस्तक हैं। इसमें दिया है यही, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? तो यही रीतिकाल की भूमिका, ये पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है। बाकी तीनों हिंदी साहित्य का आदिकाल तथा हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का भूमिका, ये सभी पुस्तकें किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। आगे है प्रश्न संख्या 29। आदिकाल के समकालीन कौन सी युगीन परिस्थिति नहीं थी? तो आदिकाल के समकालीन समाज के विभिन्न कलाओं का विकास की युगीन परिस्थिति नहीं थी। समाज के विभिन्न कलाओं का विकास की युगीन परिस्थिति नहीं थी। बाकी आदिकाल के समकालीन बौद्ध धर्म का पतन की परिस्थिति थी और इस्लाम का विकास युगीन परिस्थिति थी और राजपूत राजाओं में परस्पर युद्ध की भी परिस्थिति थी। आदिकाल के समकालीन में राजपूत राजाओं में परस्पर युद्ध की परिस्थिति भी थी और बौद्ध धर्म का पतन भी था आदिकाल के समकालीन में और इस्लाम का विकास भी हुआ था आदिकाल के समकालीन में, परंतु समाज के विभिन्न कलाओं का विकास आदिकाल के समकालीन में की परिस्थिति में नहीं थी। आगे है नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30। आदिकाल के प्रमुख कवियों में कौन नहीं है? तो जायसी तथा कुतुबन। आदिकाल के प्रमुख कवियों में जायसी तथा कुतुबन दोनों नहीं हैं। तो विद्यापति जी आदिकाल के प्रमुख कवियों में सम्मिलित हैं, परंतु जायसी तथा कुतुबन आदिकाल के प्रमुख कवियों में नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर नंबर 3 ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। और 31 देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। वीरगाथा काल में किस रस की प्रधानता थी? तो वीरगाथा काल में वीर रस की प्रधानता थी। प्रश्न संख्या 32 देख लेते हैं हम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कालों का नामकरण प्रवृत्ति के आधार पर किया। प्रश्न संख्या 33 हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो आदिकाल में धार्मिक साहित्य का पूर्णतः अभाव है, यह कथन असत्य है। बाकी सभी कथन आदिकाल का समय 1050 से 1375 संवत है, ये सही है। आदिकाल को वीरगाथा काल
के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। तथा आदिकाल को चारण काल का नाम डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया, ये भी सही है। प्रश्न संख्या 34 है, किस इतिहासकार ने आदिकाल का प्रारंभ 750 माना है, BC माना है? तो आदिकाल का प्रारंभ 750 BC डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल को क्या नाम दिया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल को आदिकाल का नाम दिया है। प्रश्न संख्या 36 हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? तो साकेत, साकेत जो है कि निम्नलिखित में से आदिकाल की रचना नहीं है। और बाकी आल्हाखंड आदिकाल की रचना है, संदेश रासक भी आदिकाल की रचना है तथा विद्यापति पदावली भी आदिकाल की ही रचना है, परंतु साकेत आदिकाल की रचना नहीं है। अगला है 37 नंबर, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम किसने दिया? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिया। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिया। प्रश्न संख्या 38 है, निम्नलिखित में से अवहट्ट भाषा रचना है? तो अवहट्ट भाषा में कौन सी रचना है? कीर्तिलता। कीर्तिलता अवहट्ट भाषा की रचना है, बाकी सभी कुंवल यमलमाल और संदेश रासक और प्रबंध चिंतामणि ये सब अवहट्ट भाषा की रचनाएं नहीं है, सिर्फ केवल कीर्तिलता ही अवहट्ट भाषा की रचना है इनमें से। प्रश्न संख्या 39 हम देख लेते हैं, दोहा कोसा के रचनाकार कौन है? तो दोहा कोसा के रचनाकार सरहपा हैं। प्रश्न संख्या 40 हम देख लेते हैं, प्राकृति पेंगलम किस विषय पर केंद्रित है? तो प्राकृत पेंगलम छंद शास्त्र पर केंद्रित है। प्रश्न संख्या 41 हम देख लेते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल के अंतर्गत डिंगल साहित्य का विवेचन किया। किस साहित्य का? चारण काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया? तो डिंगल साहित्य का। प्रश्न संख्या 42 हम देख लेते हैं, पृथ्वीराज रासो में वर्णित युद्ध वर्णन में पृथ्वीराज चौहान का किसके साथ युद्ध हुआ था? पृथ्वीराज रासो में वर्णित युद्ध वर्णन में पृथ्वीराज चौहान का युद्ध मोहम्मद गोरी से हुआ था। प्रश्न संख्या 43 हम देख लेते हैं, अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? तो अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक विरह प्रधान संदेश काव्य है। अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक विरह प्रधान संदेश काव्य है। प्रश्न संख्या 44 हम देख लेते हैं, विद्यापति के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं हैं? तो विद्यापति के साहित्य की प्रमुख विशेषता राधा विषयक लौकिक श्रृंगार है। प्रश्न संख्या 45 हम देख लेते हैं, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं? तो अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार सरहपाद हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि सरहपाद माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 46 है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है? खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? तो अमीर खुसरो। अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि हैं। प्रश्न संख्या 47 हम देख लेते हैं, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है? तो सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को संध्या कहा जाता है। प्रश्न संख्या 48 हम देख लेते हैं, परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम है? तो परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम जगनिक है। जगनिक ने परमाल रासो काव्य कृति की रचना की है। अब प्रश्न संख्या 49 हम देख लेते हैं, आदिकाल को किसने बीज वपन काल कहा है? तो आदिकाल को बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। आदिकाल को बीज वपन काल
महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन है 50। भक्ति काल को किसने धार्मिक पुनर्जागरण काल कहा है? तो भक्ति काल को धार्मिक पुनर्जागरण काल ग्रियर्सन ने कहा है। ग्रियर्सन ने भक्ति काल को धार्मिक पुनर्जागरण का काल कहा है। प्रश्न संख्या 51 देख लेते हैं हम। नाथ पंथ के प्रवर्तक हैं, तो नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ। नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं। प्रश्न संख्या 52 हम देख लेते हैं। सिद्ध साहित्य से तात्पर्य है, तो सिद्ध साहित्य से तात्पर्य है वज्रयान परंपरा के सिद्धाचार्यों द्वारा रचित साहित्य। सिद्ध साहित्य से तात्पर्य वज्रयान परंपरा के सिद्धाचार्यों द्वारा रचित साहित्य से है। अगला प्रश्न 53 है। मैथिली हिंदी में रचित पद्य रचना का नाम बताइए। तो मैथिली हिंदी में रचित पद्य का नाम पदावली है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम पदावली है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम पदावली है। प्रश्न संख्या 54 हम देख लेते हैं। आदिकाल में चरित्र काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में है? तो आदिकाल में चरित्र काव्य सर्वाधिक जैन साहित्य में है। आदिकाल में चरित्र काव्य सर्वाधिक जैन साहित्य में है। प्रश्न संख्या 55 हम देख लेते हैं। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। इस लोकप्रिय पहेली के रचनाकार कौन है? तो इस पहेली के रचनाकार अमीर खुसरो हैं। एक थाली मोती से भरा, सबके सिर पर औधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। इस लोकप्रिय पहेली के रचनाकार अमीर खुसरो जी हैं। प्रश्न संख्या 56 हम देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक उल्लेखनीय इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? तो हिंदी साहित्य का सर्वाधिक उल्लेखनीय इतिहास ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा। प्रश्न संख्या 57 है। कयामस वध किस ग्रंथ का प्रमुख प्रसंग है? तो कयामस वध पृथ्वीराज रासो का प्रमुख प्रसंग है। पृथ्वीराज रासो का प्रमुख प्रसंग कयामस वध है। और प्रश्न संख्या 58 देख लेते हैं हम। खालिक बारी के रचयिता कौन थे? तो खालिक बारी के रचयिता खुसरो थे। प्रश्न संख्या 59 हम देख लेते हैं। ढोला मारूरा दुल्हा के रचयिता कौन थे? तो ढोला मारूरा दुल्हा के रचयिता कुशल लाभ हैं। कौन थे? कुशल लाभ थे। ढोला मारूरा दुल्हा के रचयिता कुशल लाभ जी थे। प्रश्न संख्या 60 हम देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष है। तो पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष ऐतिहासिकता है। ऐतिहासिकता पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष है। और प्रश्न संख्या 61 हम देख लेते हैं। पौम चरियू में किसकी कथा है? तो पौम चरियू में राम की कथा है। राम की कथा किसमें है? पौम चरियू में है। अगला हम 62 पॉइंट देख लेते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। प्रश्न संख्या 63 है। किसने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रमुख महाकाव्य माना है? तो पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रमुख महाकाव्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रमुख महाकाव्य माना है। ये सभी प्रश्न आप मेरी वीडियो को बार बार रिपीट करके देखेंगे तो आप सभी को ये प्रश्न कंठस्थ हो जाएगा। और ये प्रश्न हमेशा हिंदी के साहित्य से बनने वाले प्रश्नों में से प्रमुख प्रश्न है और ये बार बार पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 64। इन इतिहास लेखकों में सबसे प्राचीन कृति किसकी है? तो इन इतिहास लेखकों में सबसे प्राचीन कृति शिव सिंह सेंगर जी की है। शिव सिंह सेंगर जी की सबसे प्राचीन कृति मानी जाती है। और 65 पे हम देख लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की उत्पत्ति रासक शब्द से मानते हैं। तो रासक शब्द से
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 66 नंबर। रासो काव्य का प्रधान रस वीर है, दूसरा मुख्य रस कौन सा है? तो रासो काव्य का प्रधान रस वीर है तथा दूसरा मुख्य रस श्रृंगार रस है, यानी कि रासो काव्य का प्रधान रस वीर है और दूसरा मुख्य रस श्रृंगार रस है। अगला हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 67। अपभ्रंश और राजस्थानी के योग्य से बनी काव्य भाषा को क्या नाम दिया गया है? तो अपभ्रंश और राजस्थानी के योग से बनी काव्य भाषा को डिंगल नाम दिया गया है, यानी कि अपभ्रंश और राजस्थानी के योग से जो काव्य भाषा बनी है उस भाषा का नाम डिंगल है। और प्रश्न संख्या 68 हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 68 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह गूंज मात्र है मूल शब्द नहीं, यह गूंज मात्र है मूल शब्द नहीं, यह टिप्पणी किस रासो काव्य के लिए है? तो यह टिप्पणी परमाल रासो के लिए है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा यह गूंज मात्र है मूल शब्द नहीं, यह टिप्पणी परमाल रासो के लिए दिए हैं। आगे है प्रश्न संख्या 69। जय मयंक जस चंद्रिका के सृजनकर्ता हैं, तो जय मयंक जस चंद्रिका के सृजनकर्ता मधुकर कवि हैं। कौन है? मधुकर कवि हैं जय मयंक जस चंद्रिका के सृजनकर्ता। और प्रश्न संख्या 70 हम देख लेते हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो भरतेश्वर बाहुबली रास ग्रंथ के रचयिता शालिभद्र सूरी हैं। शालिभद्र सूरी भरतेश्वर बाहुबली रास ग्रंथ के रचयिता हैं। और 71 हम देख लेते हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम है, तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अब्दुल हसन है। अब्दुल हसन अमीर खुसरो का वास्तविक नाम है। प्रश्न संख्या 72 है। कच्छुली रास जैन साहित्य ग्रंथ किस कवि का है? तो कच्छुली रास जैन साहित्य ग्रंथ प्रज्ञा तिलक कवि का है। तो प्रज्ञा तिलक कवि का कच्छुली रास जैन साहित्य ग्रंथ है। 73 हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या। सिद्ध एवं नाथ कवियों से सर्वाधिक कौन प्रभावित हैं? तो सिद्ध एवं नाथ कवियों से सर्वाधिक प्रभावित जायसी जी हैं। जायसी जी सिद्ध एवं नाथ कवियों से सर्वाधिक प्रभावित हैं। प्रश्न संख्या 74 है। आदिकाल में मनोरंजक साहित्य की रचना किसने की? तो आदिकाल में मनोरंजक साहित्य की रचना अमीर खुसरो ने की। अमीर खुसरो ने आदिकाल में मनोरंजक साहित्य की रचना की। आगे हम देख लेते हैं 75 पे। श्रावकाचार्य की रचना कब हुई? तो श्रावकाचार्य की रचना 933 ईस्वी में हुई। तो 933 ईस्वी में श्रावकाचार्य की रचना हुई। आगे हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 76। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो। इस पंक्ति के लेखक हैं। तो मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो। इस पंक्ति के लेखक अमीर खुसरो हैं। तो अमीर खुसरो जी ने मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, इस पंक्ति के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 77 है। अभिनव जयदेव किस कवि का उपनाम है? तो अभिनव जयदेव विद्यापति जी का उपनाम है। विद्यापति जी का उपनाम अभिनव जयदेव है। प्रश्न संख्या 78 है। पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन थे? तो पाहुड़ दोहा के रचयिता राम सिंह थे। राम सिंह पाहुड़ दोहा के रचयिता थे। आदिकाल साहित्य में पाई जाने वाली शैलियाँ हैं। तो आदिकाल साहित्य में प्रबंध और मुक्तक पाई जाने वाली शैलियाँ हैं। तो प्रबंध और मुक्तक आदिकालीन साहित्य में पाई जाने वाली शैलियाँ हैं। और प्रश्न संख्या 80 हम देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम से किसने दिया? तो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल का नाम दिया। प्रश्न संख्या 81 देख लेते हैं हम। महापुराण के रचयिता हैं। तो महापुराण के रचयिता पुष्पदंत जी हैं। पुष्पदंत जी महापुराण के रचयिता हैं। प्रश्न संख्या 82 है।
राउल वेल गद्य रचना के लेखक हैं? तो राउल वेल गद्य रचना के लेखक रोडा जी हैं। रोडा जी राउल वेल गद्य रचना के लेखक हैं। 83 पे हम देख लेते हैं चर्यापद किसका ग्रंथ है? तो चर्यापद सबरपा का ग्रंथ है। सबरपा का ग्रंथ चर्यापद है। 84 हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या, ब्रजभाषा मिश्रित अपभ्रंश का क्या नाम है? तो ब्रजभाषा मिश्रित अपभ्रंश भाषा का नाम पिंगल साहित्य। पिंगल साहित्य ब्रजभाषा मिश्रित अपभ्रंश भाषा का नाम है। और इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 85, जैन मत का प्रचार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक था? तो जैन मत का प्रचार भारत के गुजरात राज्य में सर्वाधिक था। तो गुजरात राज्य में जैन मत का प्रचार भारत के राज्य गुजरात में सर्वाधिक था। भारत के गुजरात राज्य में जैन मत का प्रचार सर्वाधिक था। और 86 पे हम देख लेते हैं, विसलदेव रासो में कुल कितने छंद हैं? तो विसलदेव रासो में कुल 125 छंद हैं। तो 125 छंद विसलदेव रासो में हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। बार बार वीडियो को रिपीट करके देखने से ये सभी प्रश्न याद हो जाएंगे और ये सभी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 87 पे, मिश्र बंधु 3 भाइयों का संयुक्त नाम है, इनमें से कौन मिश्र बंधु में नहीं आता है? तो इनमें से मिश्र बंधु में ब्रह्मा बिहारी नहीं आते हैं। बाकी के मिश्र बंधु में 3 भाइयों का संयुक्त नाम है, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। ये कौन है? इनको मिश्र बंधु के नाम से जाना जाता है। मिश्र बंधु में 3 भाई कौन कौन से हैं? तो श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। तो इसमें प्रश्न दिया है कि मिश्र बंधु 3 भाइयों का संयुक्त नाम है, इनमें से कौन सा मिश्र बंधु में नहीं आता है? तो ब्रह्मा बिहारी मिश्र बंधुओं के 3 भाइयों के संयुक्त नाम में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है 88, खुमाड़ रासों में लगभग कितने छंद हैं? तो खुमाड़ रासों में लगभग 5000 छंद हैं। तो 5000 छंद खुमाड़ रासों में हैं लगभग। अगला क्वेश्चन 89 है, कढ़प्पा ने कुल कितने ग्रंथ लिखे? तो उत्तर है इसका, कढ़प्पा ने कुल 74 ग्रंथ लिखे। प्रश्न संख्या 90 है, अवधूत मत किसका पर्यायवाची है? तो अवधूत मत नाथ संप्रदाय का पर्यायवाची है। नाथ संप्रदाय के पर्यायवाची के रूप में अवधूत मत को कहा जाता है कि यह नाथ संप्रदाय का पर्यायवाची है। या तो ऐसे कह सकते हैं कि अवधूत मत किसका पर्यायवाची शब्द है? तो नाथ संप्रदाय का अवधूत मत पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 91 हम देख लेते हैं, कीर्ति पताका किस कवि की रचना है? तो कीर्ति पताका विद्यापति की रचना है। विद्यापति की रचना कौन सी है? कीर्ति पताका। 92 हम देख लेते हैं, 2 सखुने किस कवि की कृति है? तो अमीर खुसरो की। 2 सखुने अमीर खुसरो की कृति है। अमीर खुसरो की कृति कौन सी है? 2 सखुने। प्रश्न संख्या 93 है, जयचंद्र प्रकाश के रचयिता हैं? तो जयचंद्र प्रकाश के रचयिता भट्ट केदार हैं। भट्ट केदार जयचंद्र प्रकाश के रचयिता है। तो जयचंद्र प्रकाश के रचयिता कौन है? भट्ट केदार। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 94, सितार और तबला का आविष्कार किसने किया था? तो सितार और तबला का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो ने सितार और तबला का आविष्कार किया था। 95 क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास ग्रंथ के लेखक गुलाब राय हैं। तो गुलाब राय हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। अगला प्रश्न है 96, जह मन पवन न संचरई रवि शशि नाह पवेश, तटिवट चित्त विषम करु सरहे कही उवेश। यह पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो यह पंक्तियाँ शालिभद्र सूरि की हैं। तो शालिभद्र सूरि की पंक्तियाँ, जह मन पवन न संचरई रवि शशि नाह पवेश, तटिवट चित्त विषम करु सरहे कही उवेश। यह पंक्तियाँ शालिभद्र सूरि की हैं।
अगला क्वेश्चन है 97, गोरखबानी किसका संकलन है? तो गोरखबानी डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल का संकलन है। तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल का संकलन गोरखबानी है। अगला क्वेश्चन है 98, योगसार के रचनाकार हैं? तो योगसार के रचनाकार जोइंदु हैं। जोइंदु योगसार के रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या 99 है, हिंदी काव्यधारा किसकी रचना है? तो हिंदी काव्यधारा राहुल संकृत्यायन की रचना है। तो राहुल संकृत्यायन की रचना कौन सी है? हिंदी काव्यधारा। प्रश्न संख्या 100 या अंतिम प्रश्न देख रहे हैं हम। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विषयक विषम संयोजक है? तो विद्यापति नीति काव्य। विद्यापति नीति काव्य विषम संयोजक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल रेन्यू स्टडी 9 एंड प्रेस बेल आइकन, ताकि आप सभी को आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।